शुरुआत कर लेते हैं आज की हमारी कवर स्टोरी। अमेरिका और ईरान के बीच चल रही शांति वार्ता का असर अब ग्लोबल बाजारों पर साफ दिखने लगा है। कच्चे तेल की कीमतों में लगातार गिरावट का सिलसिला जारी है और कच्चे तेल की दाम में अब लगभग उन स्तरों पर यह दाम पहुंच गए हैं जो युद्ध शुरू होने से पहले थे। प्री वॉर लेवल्स पर लगभग पहुंच चुके हैं। क्या दुनिया पर मंडरा रहा ग्लोबल एनर्जी संकट का खतरा अब खत्म होने जा रहा है? क्या युद्ध और तनाव से पैदा हुई तेल की अस्थिरता अब थमने जा रही है? भारत के लिए अब आगे क्या संकट, क्या उसके मायने, कौन कौन सी अनिश्चितताओं के बादल छंटे हैं और कहां अभी अनिश्चितता बाकी है? ये तमाम बातें आज होंगी खास मेहमानों के साथ। छोटी सी रिपोर्ट आप देखिए, मैं लौट रहा हूं मेहमानों के साथ। अमेरिका और ईरान के बीच हुए युद्ध ने सबसे ज्यादा कच्चे तेल की कीमतों में आग लगाई थी, जिसकी टेंशन में दुनिया भर के देश भी झुलसते दिखे थे। ऊर्जा संकट सातवें आसमान पर था। संकट के समय संयम ही समाधान बन गया था, लेकिन अब दोनों देशों के बीच सुधरते रिश्ते क्रूड के भाव में नरमी लेकर आए हैं। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में जोरदार गिरावट आई है और ये अब अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध शुरू होने के पहले वाले स्तर पर लौट आया है। मिडिल ईस्ट संकट शुरू होने के बाद कच्चे तेल में आई पूरी तेजी अब लगभग पूरी तरह हवा हो चुकी है, जो दुनिया भर के लिए राहत लेकर आई है। अमेरिका और ईरान के बीच पटरी पर आई गाड़ी ने क्रूड के भाव में नरमी वाले टॉनिक का काम किया है। ब्रेंट क्रूड के भाव में लगातार गिरावट वाला सिलसिला जारी है, जो अब फरवरी में युद्ध शुरू होने के लेवल पर पहुंच चुका है। बीते 6 हफ्तों में ब्रेंट में करीब 39% की गिरावट दर्ज हो चुकी है और केवल जून महीने की बात करें तो अब तक ब्रेंट की कीमतें 20% तक टूट चुकी हैं और ब्रेंट क्रूड $126 प्रति बैरल के हाई से $50 से ज्यादा लुढ़क चुका है और WTI क्रूड भी करीब 1.5% नीचे है और ये $70 के आसपास पहुंच चुका है, जो दुनिया के लिए किसी राहत से कम नहीं है। तो चलिए ये भी समझते हैं कि आखिरकार कैसे सुधरा कच्चे तेल का पूरा मूड माहौल। कच्चे तेल में आई इस गिरावट का सबसे बड़ा कारण ईरान की अंतर्राष्ट्रीय तेल बाजार में दोबारा एंट्री है। साथ ही अब अमेरिका ईरान के बीच समझौता होने से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से बड़ी संख्या में तेल टैंकर अपनी ट्रैकिंग सिस्टम को चालू रखकर सुरक्षित गुजर रहे हैं। साथ ही मिडिल ईस्ट और पश्चिम अफ्रीका से क्रूड सप्लाई बढ़ी है। इससे वैश्विक तेल की सप्लाई अब पूरी तरह सामान्य होने की राह पर है। भले ही खाड़ी में सुधरते हालातों के चलते कच्चे तेल की कीमतों में भारी गिरावट हुई है, लेकिन देश में पेट्रोल और डीजल के दाम कम होने में टाइम जरूर लगेगा, क्योंकि घरेलू ईंधन की कीमतें अब कई फैक्टर पर निर्भर करती हैं, जिनमें कच्चे तेल का औसत आयात मूल्य, रुपए-डॉलर की विनिमय दर, रिफाइनिंग लागत, केंद्र और राज्यों के टैक्स और ऑयल मार्केटिंग कंपनियों की मूल्य निर्धारण नीति शामिल है। लेकिन ये बात भी क्लियर है कि अगर अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें लंबे समय तक नीचे बनी रहती हैं और अन्य लागतों में भी बड़ी बढ़ोतरी नहीं होती, तो भविष्य में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में राहत मिलने की संभावना बन सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। आइए स्वागत करते हैं आज के हमारे खास मेहमानों का। आर शर्मा सर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, पूर्व चेयरमैन हैं ONGC के। बहुत बहुत स्वागत है शर्मा सर। आप एनर्जी मामलों के जाने माने जानकार और टिप्पणीकार भी हैं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं नरेंद्र तनेजा सर, जाने माने एनर्जी एक्सपर्ट, जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट, राजनीतिक एक्सपर्ट, बहुत देश के ऊर्जा मामलों के प्रमुख टिप्पणीकार और स्तंभकार भी हैं। बहुत बहुत स्वागत है नरेंद्र सर आपका हमारे शो पे। हमारे साथ जुड़ रहे हैं गुलशन सचदेवा जी, एनर्जी सिक्योरिटी एक्सपर्ट और प्रोफेसर ऑफ यूरोपियन स्टडीज JNU से। बहुत बहुत स्वागत है सचदेवा सर आपका भी हमारे शो पे। शर्मा सर, चर्चा की शुरुआत आपसे करते हुए, क्रूड के दाम काफ़ी कूल ऑफ हो गए हैं सर, प्री वॉर लेवल्स को टच करने जा रहे हैं, बट सवाल यही है कि ये क्या क्षणिक टूट है, सस्टेन करेगी नहीं करेगी? हमारे लिए राहत की कितनी बड़ी बात है और राहत शब्द का प्रयोग अभी क्या जल्दबाजी होगी? अभी दीपक, हम देख रहे हैं कि अभी पीछे ये जो क्राइसिस वाली सिचुएशन हमने बहुत अच्छी तरह से हैंडल की है, तो उसके देखते हुए जो है अभी के जो हालात है तो कोई चिंता वाले नहीं लगते हैं। और ओवरऑल जो सप्लाई वाली बात है, और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुल जरूर गया है, पर अभी वहाँ पे जो शिपिंग वेसल्स अवेलेबल नहीं है, इंश्योरेंस की कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, तकरीबन 9 टाइम्स है। आज ही सवेरे इकोनॉमिक टाइम्स में पढ़ रहा था कि 900% इंक्रीज है। अभी माइंस वगैरह भी अभी क्लियर नहीं है, तो अभी पूरे तौर पर नहीं खुला है, तो तकरीबन जो 80 मिलियन बैरल जो तेल रुका हुआ है खाड़ी के उस तरफ,
वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुलने से वो जब सारा आता है तो सप्लाई में और बढ़ोतरी होगी। ईरान की भी ऑयल सप्लाईज चालू हो गई हैं और ओपेक ओपेक प्लस की जो डोमिनेशन थी वो भी अभी टूटती नजर आ रही है, क्योंकि एक तो बहुत बड़े उनके मेंबर यूएई एग्जिट कर गए हैं। तो ओवरऑल जो हालात जो हैं अभी ये नरमी की तरफ ही है। तो अभी मैं सोचता हूँ कि हम और भी अच्छे दिन देखने को मिल सकते हैं। तेल के दाम मेरी समझ में $70 से नीचे भी आने वाले हैं बहुत जल्दी। ओके, $70 से नीचे भी आ सकते हैं। नरेंद्र सर, एक तो आपका नज़रिया इस पे, क्या $70 से नीचे दाम आप भी देख रहे हैं? और उससे बड़ा सवाल ये है कि $70 से नीचे अगर आ भी गए तो उस लेवल पे क्या टिके रह पाएंगे? नहीं, देखिए, जो जिस तरह के हालात बन रहे हैं, हमने देखा था पहले यूक्रेन को लेकर के तनाव था, उसके बाद गाजा को लेकर के भी तनाव बना रहा, और उसके बाद जब अमेरिका और इजराइल ने ईरान पे हमला किया और उन्होंने जवाब में जो है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद कर दिया, तो वो तो ऐसा तनाव तो 70 के दशक में के बाद कभी देखा नहीं गया था। बल्कि मुझे लगता है कि अगर तेल के इतिहास में देखें तो शायद ये सबसे बड़ा ऑयल शॉक था हिस्ट्री के अंदर। तो अब लेकिन ये हमने देखा है कि आपस में बातचीत हो रही है, अमेरिका जो है वो उनको समझ में आ गया, वो फंस गए, वो डेस्परेट है, वहां से निकलना चाहते हैं। एमओयू साइन हुआ है 60 दिन का, लेकिन लगता है उतार चढ़ाव होगा, ट्वीट ट्वीट आएंगे ट्रंप साहब के और तेल की कीमत फिर ऊपर जाएगी फिर नीचे आएगी, लेकिन अमेरिका अब निकलना चाहता है। और ईरान को ये समझ में आ गया है कि ठीक है, ये एक अपॉर्चुनिटी है। उनकी जो वहां पे जिस तरह की रिजीम सत्ता में है, इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड को, उनको लगता है उनको तो लीज ऑफ लाइफ मिल गया है, तो बहुत अच्छा है। दूसरी तरफ ये है कि सैंक्शंस हट रही हैं, $300 बिलियन की बातचीत हो रही है वगैरह वगैरह, तो उनको लगता है कि ठीक है, उनको भी ये सब कुछ सूट करता है। तो ऐसे हालात में हालात और खराब होंगे स्टेट ऑफ हॉर्मूज को लेके या मिडिल ईस्ट में, ऐसा अब नजर नहीं आता है। तेल जो है वो 90% जियो पॉलिटिक्स होता है, पॉलिटिक्स जियो पॉलिटिक्स 90%, डिमांड एंड सप्लाई तो 10% उसकी भूमिका होती है। आप पिछले 60 साल का इतिहास उठा के देख लीजिए। तो मुझे ऐसा लगता है कि अभी जो है जिस तरह के हालात हैं, और दूसरी तरफ अमेरिकन राष्ट्रपति जो है, इनकी कोशिश है कि तेल की कीमत को $60 पर बैरल पे लेके आया जाए। ओपेक जो है फंक्शनली डेड है, और हमने खबरें पढ़ रहे हैं इराक भी ओपेक से निकलना चाहता है, कजाकिस्तान भी निकलना चाहता है, तो उसके बाद बचेगा क्या? सऊदी अरेबिया मेनली, यूएई पहले निकल गया है। इस समय पूरी दुनिया में जो तेल का दागा है आज की तारीख में, हेजीमोन जो वो अमेरिका बन चुका है। और जितनी भी वेस्टर्न हेमिस्फीयर है, चाहे वो ब्राजील हो गया, चाहे गुयाना हो गया, मैक्सिको हो गया, कनाडा हो गया, काफी हद तक उस पर अमेरिका का दबदबा चल रहा है। और अमेरिका के राष्ट्रपति ये चाहते हैं कि तेल को $60 पर बैरल लेकर के आए। और हमको ध्यान रखना पड़ेगा कि ऑयल की कमोडिटी, ऑयल की जो ज्यादातर ट्रेडिंग जो होती है, 80% वो डॉलर में होती है, तो उससे भी अमेरिका को फायदा होता है। दूसरा उनका ये है कि भाई इसको जो है $60 पे लेके आओ। ठीक है, अगर वो पूरी तरह सफल $60 पे नहीं होते हैं, लेकिन ये तो तय है कि वो कीमतों पे दबाव बना के रखेंगे। दूसरी तरफ वेनेजुएला का तेल बाजार में आना शुरू हो गया है, और हमने ईरान की तरफ से भी देखा है कि ईरान का तेल भी अब धीरे धीरे जो है अंतर्राष्ट्रीय सिस्टम में आ जाएगा, ग्लोबल सप्लाई में। और दूसरी तरफ रूस को लेकर के जो अमेरिका का रवैया था तेल एक्सपोर्ट को लेकर, उसमें नरमी है, अर्थात रूस का तेल भी जो ग्लोबल सप्लाई सिस्टम बना रहेगा। दूसरी तरफ डिमांड जो है, अगर डिमांड आप देखते हैं तो डिमांड जो तेजी से बढ़ रही है वो सिर्फ एक ही कंट्री है जहां से बढ़ रही है, वो है भारत। हिंदुस्तान से ही डिमांड, आज पूरी दुनिया में जो तेल की डिमांड है, जी। इंक्रीमेंटल ग्रोथ है डिमांड की, उसको जो इंडिया लीड कर रहा है, जो पहले आज से 2 साल पहले चाइना करता था, आज भारत वो कर रहा है। तो ऐसे में मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले समय में जियो पॉलिटिकल ट्रिगर कोई बहुत बड़ा होगा, धरातल पे आज ऐसा दिख नहीं रहा है। अब कल क्या हो जाए वो बात अलग है, लेकिन लगता नहीं है। दूसरी तरफ डिमांड मेनली लीड कर रहा है, या कुछ मिडिल ईस्ट लीड कर रहा है, और कुछ और देश हैं। तीसरी हम ये देखते हैं कि अमेरिका का पॉलिटिकल कोशिश, और अमेरिका जब चाहता है जी। तो तेल की कीमत को कम करा लेता है। वो कैसे कैसे कराता है उसका एक अलग इतिहास है, और उसकी एक अलग कहानी है, लेकिन चूंकि वो चाहते हैं कमाए, तो ऐसे इस हालात के अंदर मुझे लगता है कि तेल की कीमतें और नीचे की तरफ जाएंगी। और जो जो स्विंग प्रोड्यूसर है वो अमेरिका बन चुका है, और जो स्विंग बायर था एक तरीके, अभी तक चाइना था, लेकिन अब वो खाली चाइना नहीं है। वो आने वाले समय में अगर भारत अपने कार्ड ठीक तरह खेलता है और हमारी कंपनियां अच्छी तरह नेगोशिएट करती हैं, तो चीन के साथ साथ हम भारत जो है वो भी अब स्विंग बायर बन सकता है। पोटेंशियल है, अपॉर्चुनिटी है, इसको हमको यूज करना चाहिए और तेल की कीमतों को और नीचे लेके आना चाहिए। एब्सोल्युटली, ये आपने बहुत अच्छा एक आगे चर्चा को बढ़ाने का एक मुद्दा दिया है। स्विंग बायर की परिस्थितियां
भारत के लिए कब तक बनेगी? अभी तक जो हम देख रहे हैं, हमने इस पूरे संकट के दौरान ऑयल इंपोर्ट बिल जो है हमारा 70% बढ़ा। भारत ने तेल की मात्रा लगभग उतनी ही खरीदी, लेकिन भुगतान बहुत ज़्यादा करना पड़ा। देश से ज़्यादा डॉलर बाहर गए और सीएडी पर लगातार प्रेशर आता रहा। इंपोर्ट वॉल्यूम हमारा घटा, लेकिन बिल बढ़ता गया। तेल कम खरीदा गया, फिर भी खर्चा ज़्यादा हुआ और असली समस्या के पीछे वही हाई क्रूड प्राइसेस थे। भारत कीमतों को नियंत्रित स्वाभाविक रूप से नहीं कर सकता, क्योंकि हम तो इंपोर्टर हैं। और एक चीज़ जो थोड़ी सी अल्पकालिक एक अच्छी बात ये हुई कि रशिया का जो शेयर है हमारा, वो 52.5% के आसपास रहा। रूस डिस्काउंट पर तेल बेच रहा है और भारत को सस्ता क्रूड मिल रहा है। तो ये कुछ मिले जुले संकेत हैं। इनको ओवरऑल हम आगे के लिए कैसे असेस करेंगे, इस बात पर डिपेंड करेगा कि अभी खाड़ी में शांति के जो प्रयास हैं वो शांति है या भ्रांति है। इसको समझने के लिए सचदेवा सर हमें ज़्यादा बेहतर बताएंगे। सर, क्या लग रहा है अलग अलग पक्षों की एटीट्यूड को देख करके? कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि ईरान और यूएस बनाम ये जो सारा मुद्दा था, अभी फिलहाल ये इजराइल बनाम यूएस में शिफ्ट हो चुका है। कम से कम जब तक दोनों देशों में चुनाव नहीं हो जाते, अमेरिका में अल्पावधि के चुनाव और रूस में जो इलेक्शंस होने वाले हैं, जिनमें सब कुछ स्टेक पर लगा हुआ है नेतन्याहू साहब का। तो हम कैसे समझे सर अभी परिस्थितियों को? नहीं, परिस्थितियां ये हैं कि पहले से निश्चित तौर से परिस्थितियां बेटर हैं। और तेल की बात जैसे कर रहे हैं कि मोटे तौर से बात यह है कि तेल के दाम जिस स्थिति पे अभी पहुंच गए हैं वहां पे रह सकते हैं, थोड़े बहुत और नीचे भी जा सकते हैं। लेकिन जियोपॉलिटिकल सिचुएशन भी जो मुझे लगता है इस इलाके की है, एक बड़ा संकट वहां से जरूर खत्म हो गया है, लेकिन उतराव चढ़ाव वहां पे आते रहेंगे। पता नहीं चलता अभी उनकी बातचीत चल रही है, कब बातचीत अटक जाती है, कब नए ट्वीट्स आते हैं। और जैसे तनेजा साहब बता रहे थे, जो दाम है उसका, तेल का, वो जियोपॉलिटिकल जो डेवलपमेंट्स हैं उसके ऊपर सबसे अधिक दारोमदार करता रहेगा। तो कभी 4 रुपए ऊपर चला गया, नीचे चला गया, वो अभी कुछ देर तक उठा पटक चलती रहेगी वहां पे। और फिलहाल जो स्थिति है वो बिल्कुल नॉर्मल तेल की, और वहां पे ऐसा तो नहीं है, उसमें अभी थोड़ा वक्त लगेगा। तो उस हिसाब से तो अभी तेल मुझे लगता है जिस दाम पे आ गए हैं वहां पे भी नहीं आने चाहिए थे, इससे भी थोड़े 80 के आसपास रहने चाहिए थे। लेकिन अब क्योंकि परसेप्शन पे चलता है, एक्सपेक्टेशंस पे चलती है सारी मार्केट्स, तो उनको लगता है तेल संकट खत्म हो गया है, तो दाम जहां पे हैं अभी वहां पे पहुंच गए हैं। और निश्चित तौर थोड़ा सा आने वाले वक्त में ये दाम कम रहेंगे। और क्योंकि अभी तक कोई पूरा समझौता वहां पे हुआ नहीं है अभी फिलहाल, क्योंकि तेल का संकट जरूर खत्म हो गया है, लेकिन जो उनकी जो जियोपॉलिटिकल चीजें हैं वो अभी चलेंगी। तो मुझे लगता है कि अभी भी जो है आने वाले कुछ हफ्ते जो हैं थोड़े से उतार चढ़ाव वाले रहेंगे तेल के दामों में जी। लेकिन लंबे समय में एक पूरी, मुझे लगता है सारे जो देश हैं, खासतौर से भारत है, जैसे एक बड़ा एक मंडी बना हुआ है, और भी सारे एशिया के जितने देश हैं खासतौर से जो वहां के तेल के ऊपर डिपेंड करते हैं, गैस के ऊपर डिपेंड करते हैं इस इलाके की, तो वो सारे के सारे देश मुझे लगता है कि अपनी पूरी एनर्जी सिक्योरिटी की जो स्ट्रेटेजी है उसको बिल्कुल नए तरीके से, नए नजरिए से देखेंगे। जो सारे अब ये भी है कि जो स्टेट ऑफ हार्मूज को बंद करने की कई हाइपोथेटिकल बात किया करते थे, वो ईरान ने करके दिखा दिया है। उसके बाद सारे जो पूरा जियोपॉलिटिकल आर्किटेक्चर जो है, सिक्योरिटी आर्किटेक्चर इस पूरे इलाके का जो है, वो अभी धीरे धीरे अब लगेंगे, सालों लगेंगे, जिसमें नया मिडिल ईस्ट, नया वेस्ट एशिया हमको वहां पे देखने को मिलेगा। उसके अंदर भारत अपना कैसा रोल अदा करता है, किस तरीके से सारे देशों के साथ अपना कैसा, अच्छे संबंध हमारे जरूर है, लेकिन उसमें और भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं। तो ये सारी चीजें चलती रहेंगी, लेकिन मोटे तौर से जो बड़ा संकट तेल का था, ऊर्जा का था दुनिया की मार्केट से, वो खत्म हो गया है। लेकिन ऐसा मान चले कि अभी तेल आज 72 पे जो भी इस रेट पे है, ये इसी दाम पे रहेंगे या और नीचे बिल्कुल चलते चले जाएंगे कल परसों तक, मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ है। ये अभी थोड़ा उतार चढ़ाव चालू रहेगा काफी हफ्तों तक। एब्सोल्युटली। दर्शकों को एक चीज समझने के लिए हम बहुत दिलचस्प चीज दे रहे हैं।
पूरे संकट के दौरान आपने देखा होगा जब रिपोर्टिंग हो रही थी तो एक चीज़ पर बार बार आकर संकट थोड़ा बढ़ता हुआ नज़र आ रहा था जब इस धुरी पर बहस आ रही थी, और वो धुरी थी कि क्या मिडिल ईस्ट के तमाम जो ऊर्जा संस्थान हैं, जो एनर्जी स्टैब्लिशमेंट्स हैं, वो सुरक्षित हैं या नहीं। और अंतर्राष्ट्रीय अखबारों, अंतर्राष्ट्रीय थिंक टैंक ने जिस तरह से इस संकट को बढ़ा चढ़ा कर दिखाया, अब वो धीरे धीरे उसकी एनालिसिस भी आ रही है कि दरअसल इतना बड़ा नुकसान एनर्जी स्टैब्लिशमेंट्स को हुआ नहीं था जितना कि बताया जा रहा था, और जिनके बुनियाद पर यह बार बार कहा जा रहा था कि भाई अगर शांति हो भी गई तो 1 साल, 1.5 साल, 2 साल लगेंगे सब कुछ ठीक ठाक होने में। जिस तेजी से ये सब कुछ दामों में करेक्शन हुआ है, शर्मा सर, क्या हम ये माने कि वाकई में जो अब रिपोर्ट्स आ रही हैं कि संभवतः उतना नुकसान नहीं हुआ था? क्या आप इस थ्योरी से सहमत हैं सर? बिल्कुल, मैं बिल्कुल सहमत हूँ। मुझे अभी बात सुनते सुनते वो मदर इंडिया का गाना याद आ रहा था, दुख भरे दिन बीते रे भैया अब सुख आयो रे। तो अभी जो है आगे आगे मैं सोचता हूँ हालात में और सुधार होने वाला है, और परेशानी वाले टाइम जो है हमने बहुत अच्छे ढंग से निकाल दिया है। तो अभी जो है कंफर्ट लेवल हमारा और बढ़ेगा। तो मैं सोचता हूँ। राइट सर। अच्छा सर, हमारी रिफाइनरीज की वित्तीय सेहत को आप कैसे आंक रहे हैं सर? भारतीय रिफाइनरीज जो हैं, IOCL है, BPCL है, ये है। ये आपने बहुत टचिंग जो सवाल उठाया है। हमारी जो परेशानी वाला टाइम जो अच्छी तरह से निकल पाया, उसके लिए सारा बोझा कंधों पे जो है हमारी रिफाइनरी ने झेला है। उनकी अंडर रिकवरीज, डेली के अंडर रिकवरीज 800-900 करोड़ की भी हो रही थी, जब भी उन्होंने जो है प्रोडक्ट के जो दाम जो है बहुत ज्यादा नहीं बढ़ने दिए। अभी भी मैं समझता हूँ कि क्योंकि अभी पुराना इन्वेंट्री वो अपना यूज कर रहे हैं, तो अभी भी उनके अंडर रिकवरीज है। तो उनके जो फाइनेंशियल पोजीशन जो है बहुत अच्छी अभी नहीं है, और नियर फ्यूचर में होने वाली भी नहीं है, क्योंकि अभी उनको और आगे दाम बढ़ाने की इजाजत अभी मिलेगी नहीं। और अभी ये जो सस्ते वाले दाम वाला जो है वो इन्वेंट्री लेवल में उसकी एडजस्टमेंट होने में टाइम लगेगा। तो अभी कुछ समय उनके लिए परेशानी का ही रहने वाला है। ऑल राइट सर। तनीजा सर, थोड़ा सा आप बताएं, जो युद्ध के शुरुआती हफ्तों में बार बार जो दावा किया जा रहा था कि ड्रोन हमलों में खाड़ी देशों की बड़ी रिफाइनरीज, जो बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसको अनप्रेसिडेंटेड डैमेज हुआ है, हकीकत में क्या ये नुकसान सतही था? क्या फिजिकल डैमेज वर्सेस पेपर डैमेज का अगर आप हमें एक एनालिटिकल थोड़ा सा एनालिसिस दे पाएँ सर, कि जो आधुनिक रिफाइनरी में लगे हुए जो ऑटोमेटेड फायर सप्रेसर थे, जिनके बारे में बार बार बात की जा रही थी, कंटेनमेंट आर्किटेक्चर थे, वो जो कोर प्रोसेसिंग यूनिट्स को क्या वो बचा पाए? और जिसे रिफाइनरीज का तबाह होना कहा जा रहा था बार बार, वो केवल संभवतः भारी स्टोरेज टैंकों में लगी हुई कुछ आग थी। मतलब इस तरह की अब एनालिसिस आ रही है। आप इस एनालिसिस से सहमत हैं सर? तनीजा सर? नहीं, देखिए वहां पे जो LNG एक्सपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर है कतार का, जो LNG एक्सपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर कतार का है, उसको तो उसमें लगभग 20% जो है उनका एक्सपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर वो डैमेज हुआ है। जहां से ज्यादातर वो पार्ट डैमेज हुआ जहां से वो चाइना को एक्सपोर्ट करते थे। उसको रिपेयर करने में और दुरुस्त करने में तो समय लगेगा। 1 साल भी कोई बोल रहा है, कोई 1.5 साल भी बोल रहा है, कुछ लोग 2 साल भी बोल रहे हैं। और बाकी उस इलाके के अंदर देखिए ज्यादातर प्रोडक्शन वेल्स हैं, जहां तेल के कुएं हैं वहां पे, जिसके आम भाषा में बोला जाता है। बहुत ज्यादा बड़ी रिफाइनरीज वहां पे एक है जो सऊदी अरामको की है, उसको कोई भारी डैमेज किसी तरीके का नहीं हुआ था। बाकी जो ये था कि उन्होंने अपना प्रोडक्शन कुछ कम कर दिया था, कुछ जगह तेल के कुएं बंद भी करने पड़ गए थे। जैसे सऊदी अरब की जो मेन रिफाइनरी है, वो आज से उन्होंने उसका एक्सपोर्ट का शुरुआत करी है, और आज 5 टैंकर, आज की लेटेस्ट खबर है कि 5 VLCC वेरी लार्ज क्रूड कैरियर वहां पे जो है वो एंकर डाल रहे हैं, और उनमें आज रात को तेल डाला जाएगा, और उसके बाद वो लेके वहां से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से निकलेंगे। तो इस तरह का डैमेज, क्योंकि रिफाइनरी बहुत ज्यादा रिफाइनरीज नहीं है, जैसे हमारे यहाँ रिफाइनरी रिलायंस वगैरह की है, ऐसी रिफाइनरी में एक भी नहीं है। सबसे बड़ी रिफाइनरी अरामको की है, बाद में कुवैत वगैरह में भी है। लेकिन जो LNG है उसमें काफी नुकसान हुआ था, और जो चर्चा है वो उसकी ज्यादा है।
ये जो बात कही गई 2 साल लग जाएगा, 1.5 साल लग जाएगा, ये ज्यादातर कतार के बारे में थी। वरना जो है अपना जो उत्पादन है, जैसे बड़े बड़े और वहां पे जो बड़े उत्पादक हैं, चाहे वो कुवैत है, चाहे वो इराक है, जैसे सऊदी अरामको या सऊदी अरब वगैरह हैं, वो तो जल्दी उसको वो शुरू कर पाएंगे। इसलिए वो चिंता का विषय नहीं है। और दूसरी बात यह है, पर्याप्त तेल उनके पास भी उपलब्ध है, और दूसरी बात यह है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भी उपलब्ध है। जो चिंता का विषय वो ये है, जी भारत के सामने सबसे बड़ा चिंता का विषय है, पारंपरिक रूप से हमारी निर्भरता खाड़ी के देशों पे तेल के लिए बहुत बड़ी सर, है, अगर मैं चाहे यहाँ वो पे थोड़ा इराक सा हो, मुझे कुवैत इजाज़त हो। दीजिएगा, थोड़ा सा इजाज़त दीजिएगा, क्योंकि आपने कतर का जिक्र किया सर। एक विरोधाभास हमें ये दिखता है कि जून के मिड में या 10, 11, 12 के आसपास जब वॉशिंगटन पोस्ट में एक रिपोर्ट आई थी कि साहब रॉस लफान एलएनजी बेस जो है, जो कतार का है, उसे बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, और ईरान के साथ मिली भगत का दावा भी किया गया था इसमें। उसमें कतर ने इसका पूरी तरह से खंडन किया। कतर ने कहा कि उसमें फोर्स मेजोर हमने ज़रूर लगाया था, लेकिन क्षेत्रीय तनाव के बीच में लगाया था, कर्मचारियों की सुरक्षा के लिए लगाया गया था। तो इसलिए ये जो खबरें हैं कि बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है, ये झूठी हैं। ये सिर्फ हमने सुरक्षा जोखिमों के कारण फोर्स मेजोर लगाया था। तो कतर भी लगातार कहता रहा है कि सर इतना ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ जितना कहा जा रहा है। आप सहमत हैं सर इस बात से? देखिए इस तनीजा सर, आप तक आवाज़ आ रही है सर? नहीं, देखिए जो जी तेल और गैस है, हाँ जी, दीपक, जी, यस सर, प्लीज़ तेल गो अहेड सर। गैस जो है वो राजनीति है। तब खबरें आ रही थी, वो मोटिवेटेड भी बहुत सारी थी। और ये कतार का जो इंफ्रास्ट्रक्चर एलएनजी का है, और एलएनजी का वो है, उसमें बड़ी भागीदारी एक्सॉन मोबिल की है, अमेरिकन कंपनीज की है। तो इसलिए ध्यान रखने का है कि उन्होंने, कतार अपनी इमेज को बचाता रहा, लेकिन जो नुकसान जैसा कहा गया है वो लगभग 20% उनका हुआ है। कुल मिलाकर के वहां जितनी भी उन्होंने बना रखी है फैसिलिटीज में 20% डैमेज हुई हैं, इससे ज्यादा नहीं हुई हैं। जहां से भारत को एलएनजी आती है वो बिल्कुल डैमेज नहीं हुई है, वो बिल्कुल ठीक ठाक है। बड़ी जल्दी वहां से जो है भारत के लिए निर्यात को शुरू करा जाए, क्योंकि वो डेडिकेटेड है, जो बर्थ जितनी बनी हुई है। तो इसलिए हमारे को चिंता का विषय नहीं, हमारी चिंता जो है वो ये है कि साथ में अब इस समय हमारी जो पारंपरिक निर्भरता खाड़ी के देशों पर रही, उसको हम कैसे कम कर सकें। ये हमको समझ में आ गया है कि किसी भी एक ज्योग्राफी या किसी भी एक रीजन या क्षेत्र के ऊपर बहुत ज्यादा निर्भरता नहीं होनी चाहिए। हमारी एलपीजी को लेकर के कतार पर बहुत ज्यादा निर्भरता थी, और अभी एकदम वो हट नहीं पाएगी। हमने जो है वो अमेरिका से लेके आए, ब्राजील और अर्जेंटीना तक से एलपीजी लेकर के आए। अब लेकिन अब हमको बड़े अच्छे तरीके से, और मैं आपके साथ शेयर कर सकता हूं, इस पर गहन चिंतन दिल्ली में हो रहा है कि कैसे जो है हम अपनी जो नई स्ट्रेटजी या नया डॉक्ट्रिन बोलिए एनर्जी सिक्योरिटी का, वो रिवर्क हो रहा है दिल्ली में, कि कैसे जो है हम मध्य पूर्व से, मिडिल ईस्ट से तो संबंध अच्छे रखेंगे ही, और वहां पे निवेश भी करने की अपॉर्चुनिटी आएगी तो वहां जाएंगे, लेकिन साथ साथ जिस तरह के हालात अगर दोबारा कभी ऐसा होता है, किसी भी एक ज्योग्राफी पे बहुत ज्यादा निर्भर हम ना करें, चाहे एलपीजी हो, चाहे एलएनजी हो, चाहे वो तेल हो। इस पे भारत जैसे बड़ा देश जो है, क्योंकि हमारा बहुत स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस होती है, और हमारी इकोनॉमी आज भी ऑयल इकोनॉमी है, कितनी भी बातें कोई कर ले, कितने तर्क दे दे, हमारी इकोनॉमी आज भी तेल की अर्थव्यवस्था है। तो ये सबक था हमारे लिए, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज का बंद करना एक सबक था। हमको अपनी निर्भरता को सिस्टमैटिकली इन टाइम बाउंड मैनर मिडिल ईस्ट पे तो कम करनी पड़ेगी। इसको कैसे हम रीडिफाइन करेंगे, अपनी एनर्जी सप्लाईज को हम कैसे रीस्ट्रक्चर करेंगे, इस पर सचदेवा सर अगर आप कुछ इनपुट दे पाएं। दूसरा, इसी बीच में एक नई चीज़ भी ये हुई कि ईस्ट वेस्ट पाइपलाइन जो है सऊदी अरब की, और यूएई की जो हबशान फुजैरा पाइपलाइन है, इसकी क्षमता को कहा गया कि साहब आप बार बार कम आंक रहे हैं, जबकि इन देशों ने होर्मुज के तनाव के दौरान भी, ये रिपोर्ट्स आ रही हैं अब, कि चुपचाप अपने तेल का एक बड़ा हिस्सा इन ज़मीनी पाइपलाइनों के जरिए रेड सी में ओमान की खाड़ी तक पहुंचा दिया था, जिसकी वजह से जो ग्लोबल सप्लाई है वो टूटी नहीं। तो अगर ये दोनों दुरुस्त हैं और अगर ये और एफिशिएंट हो गई हैं, तब तो हमारे लिए निर्भरता अलबत्ता बढ़ जाएगी खाड़ी के देशों में। हम चाहते हैं डाइवर्सिफाई करना, तो भारत के लिए राह क्या है सचदेव सर? नहीं, हमारे लिए वही है कि एक तो डाइवर्सिफाई करना, एक तो डाइवर्सिफाई ऑलरेडी काफी हो रहा है, क्योंकि अगर हम रूस से भी काफी तेल ले रहे हैं, और मुझे लगता है वो एक परमानेंट फीचर भारत का शायद बन जाएगा एनर्जी सिक्योरिटी में, हम उनसे तेल लेते रहेंगे।
दूसरी बात है कि अभी तक काफी देर तक हमने जो पाइपलाइंस के बारे में थे उसके बारे में बहुत ज्यादा संजीदगी से नहीं सोचा था। हम्म। जो पुरानी जितनी हमारी पाइपलाइन थी, चाहे वो ईरान पाकिस्तान इंडिया वाली थी, तुर्कमेनिस्तान अफगानिस्तान पाकिस्तान इंडिया वाली पाइपलाइन थी, या अंडर सी पाइपलाइन जो सारी खाड़ी के देशों से, ईरान से, ओमान से भी हम लानी थी, उसके बारे में एक मत बन गया था कि ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि हम बहुत करीब हैं इन देशों के, तो जब तक हमारे पास रिसोर्सेज हैं हम आराम से वहां से खरीद सकते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि पाइपलाइन स्ट्रेटजी हमारी, उसके ऊपर दोबारा से गंभीरता से सोचना पड़ेगा। और पूरी जो जियोपॉलिटिक्स है, मतलब इसमें ये है कि कोई एक बड़ा ऐसा मुझे लगता है अर्थव्यवस्था इस दुनिया में नहीं है जो पाइपलाइन के साथ बाहर से बहुत डिपेंडेंट हो और पाइपलाइन से जुड़ी हुई नहीं हो। तो भारत ही एक ऐसी अर्थव्यवस्था है मुझे लग रहा है। तो हमको भी उसके बारे में बहुत संजीदगी से सोचना पड़ेगा। और सिर्फ खाड़ी के देशों नहीं, हम पाइपलाइन जो है, क्योंकि अगर रूस और चीन के बीच में पाइपलाइन है तो उस पाइपलाइन को भी आगे, अगर भारत, अब वो डिपेंड करता है भारत और चीन के संबंध आने वाले समय में कैसे रहते हैं, तो उसको भी आगे भारत की तरफ बढ़ाया जा सकता है। और उससे जो और पाइपलाइन है वो कजाकिस्तान तक ऑलरेडी थी, और पहले भी वो किसी जमाने में जब सोवियत्स वहां थे तो एक पाइपलाइन उनकी मज़ार शरीफ अफगानिस्तान तक भी पहुंचाया करती थी। तो बहुत से ऐसी चीजें हैं जिसके बारे में, जैसे मैंने कहा, गंभीरता से पूरा गहन चिंतन, जैसे तनेजा जी ने बताया, वो सब हो रहा है। और सिर्फ रिन्यूएबल की बात नहीं है, वो भी एक अलग एक हिस्सा है जिसके बारे में बातचीत और विचार जारी है। जी। और न्यूक्लियर मुझे लगता है कि वो उसके बारे में बहुत ज्यादा कुछ बहुत बड़ी एनर्जी हमारे अंदर वो नहीं बन पाएगा, क्योंकि उसके बहुत सारे फैक्टर्स हैं। तो ये अभी आने, और पूरे के पूरे जो अपने जो कोयले के भंडार हैं, हम्म। उनको भी और बहुत अच्छे तरीके से, एनवायरमेंटली फ्रेंडली तरीके से उसको भी बहुत कैसे यूज करें, तो सारे की सारे जो पूरी हमारी एनर्जी सिक्योरिटी वाली जो बात है, एब्सोल्युटली। उसमें पूरी बदलाव आएगा। और सिर्फ भारत में ही नहीं आएगा, इसके बाद वो पूरे सारे इस एशिया के देशों में, यूरोप के देशों में। अब दूसरी एक और बड़ी चीज ये है कि एक बहुत बड़ा बदलाव जो पूरी दुनिया की जियोपॉलिटिक्स ऑफ एनर्जी में आया है, वो आया था जब पूरा यूरोप जो है वो रूस से तेल और गैस लेना उन्होंने धीरे धीरे बहुत कम कर दिया। और उनका प्लान है कि आने वाले सालों में बिल्कुल बंद कर देंगे जो अभी ले भी रहे हैं। लेकिन वो बिल्कुल ऐसा ही रहेगा, या उसके अंदर अगर कल को साल 6 महीने में कभी अगर कोई यूक्रेन के बारे में कोई समझौता हो जाता है, जी। और उस हो सकता है, क्योंकि सारे का सारा इंफ्रास्ट्रक्चर ऑलरेडी बरकरार है यूरोप के अंदर, हम्म। अगर वो दोबारा से रूस से तेल या गैस खरीदना फिर शुरू कर देते हैं, तो उसके फिर बड़ा बदलाव आ जाएगा पूरी दुनिया की जो पूरी ऊर्जा की जो सारा व्यवस्था है। जी। और मिडिल ईस्ट के अंदर तो बिल्कुल बदलाव अभी चल ही रहा है। हम्म। तो यही है, ये सब चीजें अभी एब्सोल्युटली। अभी डेवलपिंग फेज में ये बहुत सारी गंभीरता चीज़ें, से तो हमें सोची जा बड़ा रही हैं। क्लोजली मॉनिटर और करना पड़ेगा। एब्सोल्युटली सर। अब आप तीनों के पास मैं बहुत संक्षिप्त उत्तरों की अपेक्षा के साथ आ रहा हूँ, जो कि सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है। दरअसल हमारे दर्शक ये समझना चाह रहे हैं कि तेल के दाम कम होंगे। स्टार्टिंग विद यू शर्मा सर, 2024-2026 की शुरुआत में जब कच्चा तेल 100-105 के पार था, तब तेल कंपनियों को वाकई में घरेलू बाजार में उन्होंने कीमतें नहीं बढ़ाई और घाटा सहा, ये बात एविडेंट है। लेकिन अब जब 70 के नीचे आ रहा है या आ जाएगा, तो क्या अंडर रिकवरीज की भरपाई कब तक पूरी हो पाएगी सर? और अभी ये कहा जा रहा है कि इस समय तो सुपर प्रॉफिट में है, मतलब कितना स्पैन है आई डोंट नो, बट इस समय तो ऐसा प्रतीत होता है, ये एनालिसिस आता है कि सुपर प्रॉफिट में। तो कितना और सुपर प्रॉफिट में रहना पड़ेगा ताकि 5, 8, 10 रुपए हम पेट्रोल डीजल के दामों में कमी देखें? शर्मा सर। अभी नियर फ्यूचर में तो दीपक मुझे कोई अंदेशा नहीं नजर आता। आप देखिए, सरकार ने भी एक्साइज ड्यूटी भी कम की थी, और अभी जैसे मैंने बताया, ये कंपनी अभी इनका जो इन्वेंट्री जो लेवल है वो उनके महंगे दामों पे खरीदे हुए हैं। काफी ज्यादा अंडर रिकवरीज उन्होंने, लॉसेस उन्होंने शेयर किए हैं। और लिस्टेड कंपनी है ये, तो मतलब उनको भी भरपाई करने का मौका मिलना चाहिए। तो मैं नहीं समझता कि अभी कोई नियर फ्यूचर में प्रोडक्ट के दामों में कोई कमी होने वाली है। ओके सर। नरेंद्र तनेजा सर, आपकी नज़र में? नहीं, देखिए, जो कीमत अभी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कम हो रही है उसका एक साइकिल होता है। तेल को खरीदा जाता है, खरीदने के बाद शिपिंग कॉस्ट है, इंश्योरेंस कॉस्ट है,
कहाँ से आप ले रहे हैं, कितने दिन में भारत आ रहा है, 50 दिन में आ रहा है, 60 दिन में आ रहा है, 45 दिन में आ रहा है। उसका एक पूरा साइकिल होता है और उसका एक अर्थशास्त्र होता है। जो आज सस्ता तेल है वो भारत में पहुंचते पहुंचते वो पेट्रोल पंप है, उसका फायदा या नुकसान देखने के लिए आपसे 2 से लेकर 2.5 महीने का समय चाहिए। आज जो पेट्रोल पंप पे आप जाके पेट्रोल डीजल खरीद रहे हैं, ये वो तेल है जो हमारी कंपनियों ने लगभग $135 पर बैरल पे खरीदा था, क्योंकि बाजार का दाम 120 के आसपास था और हमारे जो इंडियन बास्केट की कीमत थी वो ज्यादा थी, क्योंकि हम बहुत एग्रेसिवली खरीद रहे थे तेल को। इसीलिए मुझे ऐसा लगता है सरकार ने 10 रुपए एक्साइज कम करी थी, ₹7.5 प्रति लीटर इन कंपनियों ने जो है काफी हद तक उन्होंने जो है एब्जॉर्ब किया, जो भी आप इसको बोलना चाहें, उसको बढ़ाया था। और तो उनको 7.5 जी। वो हाँ। ये तो पहले सरकार भी एडजस्ट करेगी और कंपनियां भी करेंगी। और ये सब करते करते अगर तेल सस्ता भी रहता है, उसके बावजूद मुझे लगता है जो हमारे यहाँ 30 त्योहार का मौसम है, ये कीमत सस्ती होंगी। पेट्रोल जिसमें दशहरा, दिवाली और त्योहार होते हैं उसके आसपास ही होगा, उससे पहले कम हो जाएगी। मुझे नहीं लगता, ये सारी सौगात जो है 30 त्योहार पे ही मिलने वाली है भारतीय उपभोक्ता को, उससे पहले नहीं। चलिए सर, आपने बहुत क्लियर कट डायरेक्शन दे दिया कि जब त्योहारों का समय होगा संभवतः उस समय आपको पेट्रोल डीजल की कीमतों में आम उपभोक्ता के नज़रिए से राहत देखने को मिलेगी। आखिरी सवाल मेरा सचदेव सर आपसे रहेगा। सर, तेल सस्ता होने से भारत का जो डॉलर में होने वाला आयात बिल है स्वाभाविक रूप से वो कम हो रहा है, विदेशी मुद्रा भंडार में हमारी बचत हो रही है। थोड़ा सा ये आर्थिक सवाल ज़्यादा है, लेकिन आपका नज़रिया स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से क्या होना चाहिए सर प्रायोरिटी? इस बचत का इस्तेमाल सरकार रुपए को मजबूत करने में करेगी या फिर देश के ट्रांसपोर्ट सेक्टर और जो मिडिल क्लास है उसको कीमतों में कटौती करके देनी चाहिए? प्रायोरिटी स्ट्रेटेजिक तौर पर क्या होनी चाहिए? नहीं, मुझे लग रहा है क्योंकि तेल तो जैसे सबने कहा कि अभी थोड़ा वक्त लगेगा उसको कम होने में, क्योंकि एक सबसे बड़ा उसका कारण ये भी है क्योंकि जो जब ये पूरा संकट शुरू हुआ था तब से लेके ₹5 भी हमारा कम हो चुका है। अब 90-91 के पास 90 के पास था, 95 के आसपास है। तो भले ₹5 अगर कम तेल की कीमत होती है तो हमारा ₹5 के डॉलर भी जो है वो बढ़ गया है। तो वो सब चीजों का जो पूरा अर्थशास्त्र है, तो अभी मुझे लगता है कि एक बड़ा संकट जब खत्म हो रहा है तो उसको जो पूरी स्टेबलाइजेशन एनर्जी के ऊपर, और दोनों ही चीजें मुझे लगता है सरकार के लिए, पॉलिसी मेकर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि तेल की कीमतों को अभी थोड़ा स्थिर रखें 2-3 महीने तक, और जो रुपए की कीमत है वो भी अगर 90-92 के आसपास तक ला पाए तो वो अच्छी उनके लिए खबर रहेगी, भारत की अर्थव्यवस्था के लिए भी अच्छी खबर रहेगी। तो उन्हीं दोनों चीजों के ऊपर बैलेंस करते हुए ये रहेगा। इसलिए दाम बहुत कम अभी होने की संभावना आने वाले कम से कम कुछ हफ्तों में तो नहीं नजर में आ रही है। और लेकिन अब एक तरीके से अच्छी खबर है पूरी अर्थव्यवस्था के लिए, जो भी कुछ अभी घटनाक्रम वहां पे चल रहा है। एब्सोल्युटली। तो फिलहाल एक राहत की घड़ी है और बड़े दिनों बाद ये राहत की घड़ी आई है, लेकिन बहुत कुछ इस बात पर भी निर्भर करेगा कि जो संकेत मिल रहे हैं शांति के वो कितने क्लियर और कितने दूरगामी हैं। जितने दूरगामी और क्लियर संकेत होंगे स्वाभाविक रूप से ये राहत उतनी ही टिकाऊ होगी, और जितनी टिकाऊ होगी उसके हमारे अर्थव्यवस्था पर क्या क्या असर होंगे आप तीनों ने बहुत अच्छे से समझाया। बहुत बहुत धन्यवाद शर्मा सर, तनेजा सर, सचदेवा सर, आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारे दर्शकों के लिए समय निकाला। ये थी हमारी कवर स्टोरी। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, ब्रेक के उस पार कुछ और खबरें।